नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास जनरल डिफरेंसेस इन लॉ ऑफ टॉर्ट। अगर सिंपली इसको समझने की कोशिश करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई टॉर्ट कमिट करता हूं आपके अगेंस्ट, है ना, रॉन्गफुल एक्ट करता हूं। अब क्या होगा, आप जाएंगे कोर्ट, ठीक है ना, सूट फाइल करेंगे डैमेजेस के लिए, और मैं क्या करूंगा वहां पर एज ए डिफेंडेंट अपनी जो पोजीशन है उसको डिफेंस करने की कोशिश करूंगा, यानी कि जहां तक हो मैं अपने टॉर्ट को जस्टिफाइड करने की कोशिश करूंगा। उस कंडीशन में मैं कितनी तरह के डिफेंसेस जो है ले सकता हूं, वो सारे डिफेंसेस जो है वो मेंशन किए गए हैं इस टॉपिक में। अब ये जो डिफेंसेस हैं, ये जो है इसमें बहुत सारा केस लॉ भी है, उसके लिए आप तैयार रहिए, और साथ ही साथ इसमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो भी हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये वो डिफेंसेस हैं जो कि एक डिफेंडेंट जब कोर्ट जाता है तो वो अपने बचाव में रख सकता है। हाँ, उसमें सिचुएशन जो है वो वेरी करेंगी, कौन सा डिफेंस किस डिफेंडेंट को अवेलेबल है वो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो वेरी करेंगी। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पहला डिफेंस कौन सा है। पहला डिफेंस जो है उसे कहा जाता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जो कि एक लैटिन मैक्सिम है, और इसका सिंपली मतलब है कि अगर आप वॉलंटरली कुछ कर रहे हैं, यानी अपनी इच्छा से किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें आपको नुकसान हो रहा है, तो फिर क्या होगा, उसमें आप किसी भी तरह का कोई एक्शन जो है वो नहीं लेंगे, या आपको डैमेजेस जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इस सिचुएशन को एग्जांपल से समझिए। फिर वही एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो हूँ आपके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट करता हूँ, आप सूट फाइल कर देते हैं, मैं कोर्ट जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई आप जो हैं आपने वो कार्य तो किया था जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ मेरे कहने पर आपने अपनी स्व इच्छा से किया था, यानी कि आपने वॉलंटरली उसको एक्सेप्ट किया था, उसके बाद आपने कार्य किया था, तो आपने खुद जानबूझकर जो है वो नुकसान झेला है, इसलिए मैं आपको किसी भी तरह के डैमेजेस देने के लिए बाध्य नहीं हूं। अगर मैं इन सब चीज़ों को प्रूव कर देता हूं तो कोर्ट कहेगा कि भाई आपने, यानी कि आपको कोर्ट कहेगा कि आपने अपनी स्व इच्छा से वॉलंटरली इन सब चीज़ों को किया है, तो इसलिए आपको किसी तरह के डैमेजेस नहीं दिए जाएंगे। पर अब इसमें जो कंडीशंस भी हैं, अब यहाँ पर जो वॉलंटरली आपने अपनी कंसेंट दी है, जो आपने सोच समझ के चीज़ों को किया है, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, यानी कि आप उसको कहें कि भाई ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, या आप कुछ ऐसा बिहेव करें जिससे कि आप उसकी सहमति दे रहे हैं। एक्सप्रेस सहमति या कंसेंट जो है उसका एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी बीमारी से पीड़ित हूँ, मेरा ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये रिस्की है, ठीक है ना, 50-50 चांसेस हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है आप ऑपरेशन को ऑपरेट करिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। डॉक्टर उसमें मुझे पूरे प्रोज कॉन्स बताते हैं, इन सब को जानने के बावजूद भी मैं कहता हूं कि आई विल बेयर द रिजल्ट, कि मैं जो भी नतीजे होंगे उनको बेयर करूंगा। अब यहां पर ये कंडीशन है जो कि एक्सप्रेस है। इंप्लाइड कंसेंट जो है वो हो सकती है, जैसे कि कोई आए और मुझे कहे कि भाई आइए हमारे साथ क्रिकेट खेलिए, और मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ, खेलने के दौरान मुझे चोट लग जाती है। अब यहाँ पर जब उन्होंने मुझे कहा कि आइए क्रिकेट खेलिए, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई उसमें चोट भी लग सकती है, गेम है, स्पोर्ट्स है, चोट लगती भी है कईयों को और मुझे भी लग सकती है, तो वो एक तरह से इम्प्लाइड कंसेंट होगी कि मैंने अपनी एक्टिविटी से, जैसे ही मैंने पार्टिसिपेट किया तो वो अंडरस्टूड है कि मैं इस बात की भी कंसेंट दे रहा हूँ कि अगर मुझे कोई चोट लग जाती है तो वो भी मैं ही बेयर करूँगा, उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। अब इन दो कंसेंट में, यानी कि एक्सप्रेस कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट, इनमें भी ट्विस्ट है। इनमें ट्विस्ट ये है कि भाई जब मैं डॉक्टर को कहता हूं कि ठीक है मैं बेयर करूंगा कॉन्सिक्वेंसेस, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, आप ऑपरेट करिए, अब उस सिचुएशन में डॉक्टर की तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर की तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, यानी कि डॉक्टर जब ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा है तो वो कोई गलती कमिट ना करे। अगर वो गलती कमिट करता है तब मेरे एक्सप्रेस कंसेंट देने के बावजूद भी डॉक्टर जो है उसको मैं कोर्ट में सू कर सकता हूँ और उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। ठीक दूसरी तरफ इम्प्लाइड कंसेंट है, जहां पर मैंने सहमति दी कि भाई क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने की सहमति दी है, चोट लग सकती है एक्सीडेंटली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली, पर अगर कोई मुझे इंटेंशनली हार्म करने की कोशिश करेगा तो मैं क्या करूंगा, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं। फिर वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो खेलने आया, इसने इम्प्लाइड कंसेंट दी है, अब मैं इसको डैमेजेस क्यों दूं। मैंने इम्प्लाइड कंसेंट दी जरूर है, पर वो खेलने को लेकर दी है, मैंने इस बात की कोई कंसेंट नहीं दी है कि कोई जानबूझ कर मुझे नुकसान करने की कोशिश करे, और अगर ऐसा कोई करता है तो फिर उसके खिलाफ मैं एक्शन ले सकता हूँ, डैमेजेस रिकवर
कर सकता हूँ। इसमें एक केस लॉ है हमारे पास, हॉल वर्सेस ब्रुकलिन का। यहाँ पर फ्रेंड जो प्लेंटिफ होता है वो एक स्पेक्टेटर या दर्शक होता है डिफेंडेंट के रेसिंग क्लब में, वो रेस देख रहा होता है। इतने में क्या होता है कि दो कारें आपस में भिड़ती हैं, जिनमें से एक कार जो है वो दर्शक जो होते हैं बैठे हुए उन पर गिरती है और वो प्लेंटिफ को इंजर्ड करती है। प्लेंटिफ जो है वो उसमें डैमेजेस क्लेम करने के लिए कोर्ट जाता है, कोर्ट उसको इनकार कर देता है। वो कहता है कि भाई जब आप इस तरह की रेसिंग कार देखने के लिए जाते हो तो आप इंजरी के लिए भी कंसेंट या अपनी सहमति जो हो वो दे रहे हो। नेक्स्ट केस लो है पद्मावती वर्सेस दुगानका का। इसमें दो स्ट्रेंजर जो हैं वो एक जीप में लिफ्ट लेते हैं। जीप जो है वो पेट्रोल पंप की तरफ जा रही होती है। इतने में क्या होता है कि जीप में ऑटोमेटिकली कुछ जो डिफॉल्ट आ जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि दोनों स्ट्रेंजर जिन्होंने लिफ्ट ली होती है उनको इंजरी हो जाती है और जिसमें से एक की डेथ हो जाती है। जब वे कोर्ट जाते हैं डैमेजेस क्लेम करने के लिए तो कोर्ट ये कह के उनको इनकार कर देता है। पहली बात तो यह है कि भाई जो हुआ है वो एक्सीडेंटली हुआ है, यानी इनएविटेबल एक्सीडेंट की कैटेगरी में ये कवर करता है। पर दूसरी तरफ यहाँ पर जो इसकी कवरेज ली गई वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया में, वो ये कहा कि भाई आपने खुद लिफ्ट ली थी उस जीप में, आपको किसी ने कहा नहीं था लिफ्ट लेने के लिए, या कोई ज़बरदस्ती या कोई लालच देके नहीं कहा था, आपने खुद लिफ्ट ली थी, इसलिए इसको वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया के अंदर कवर करते हुए आपको किसी भी तरह का कोई डैमेजेस जो है वो नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो केस लो है वो थॉमस वर्सेस क्वार्टरमेई का है। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है वो डिफेंडेंट की एक शराब की भट्टी में काम करता है। शराब की भट्टी में एक बॉइलिंग पोर्ट समझ लीजिए कुछ इस तरह का होता है, जिसमें कि कुछ जो लिक्विड है वो बॉइल हो रहा होता है, और जो प्लेंटिफ है वो उसका ढक्कन खोलने की कोशिश करता है, ढक्कन नहीं खुलता है, वो एक्स्ट्रा जो है वो उसमें जोर लगाता है, जिसकी वजह से कि वो उस पॉट के अंदर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको इंजरी होती है। वो कोर्ट जाता है, जिसमें कि कोर्ट कहता है कि वो डिफेंडेंट इसमें लायबल नहीं है, क्योंकि आपने जो किया वो वॉलंटरली किया, जितनी ताकत आपने लगाई उसको खींचने को वो एक अनयूजुअल है और वो आपका ही डिसीजन था, इसलिए जो डिफेंडेंट है उसकी कोई लायबिलिटी इसमें नहीं है। तो ये होगी दोस्तों लैटिन मैक्सिम वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। पर इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस कौन सी हैं वो देखते हैं। नंबर 1, कंसेंट मस्ट बी फ्री, यानी कि जो सहमति दी है किसने, आपने। सिचुएशन फिर वही रखिएगा, मैं टोट कमिट करता हूं आपके अगेंस्ट, आपने सहमति दी, आपकी जो सहमति है ना वो फ्री होनी चाहिए, यानी कि मेरी तरफ से कोई फ्रॉड ना किया गया हो, ठीक है, मेरी तरफ से कोई मिस स्टेटमेंट ना की गई हो, या फिर किसी और तरह का कोई अंडर कंपल्शन ऐसी चीज़ें ना उत्पन्न की गई हों जिससे कि आपको लगा कि ये वो है जो आप सोच रहे हैं पर वो असल में कुछ और है जिसको कि मैंने छुपाया है। तो उस केस में अगर आप सहमति देते हैं तो फिर वो आपकी सहमति जो है सहमति काउंट नहीं होगी, यानी कि फिर मेरे खिलाफ आपका एक्शन जो है वो और ज़्यादा फर्म हो जाएगा और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, और मुझे डैमेजेस देने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, वो मैंने फ्रॉड किया है, कोई मिस स्टेटमेंट की है, और उस तरह से मैंने उसको आपसे सहमति जो है या कंसेंट जो है आपकी वो ली है। यानी कि थोड़ा सा और इसको अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो भाई आपने जो कंसेंट दी है ना, ये आपने पूरी तरह से सोच विचार के होनी चाहिए, है ना, कि भाई आप मुझे बताइए कि ये काम करना है तो ये कैसे होगा, इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, प्रोस कॉन गुड बैड इसके सारे जानने के बाद अगर उसके बाद भी आप सहमति दे रहे हैं देन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, और वही कंसेंट सही मायनों में काउंट की जाएगी। इसमें एक केस लो है हमारे पास आर वर्सेस विलियम का, जिसमें कि एक म्यूजिक टीचर जो है वो अपनी स्टूडेंट के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, उसका रेप करता है, और उसका कहना था कि भाई ऐसा करने से तुम्हारी वॉइस जो है वो ठीक हो जाएगी या उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो ये एक तरह से जो स्टूडेंट होती है, लड़की होती है, उसको नहीं पता होता है या इग्नोरेंटली वो इन चीज़ों को करती है, जिसमें कि बाद में फिर टीचर पर रेप का केस चलता है और ये प्रूव हो जाता है कि भाई इसने रेप किया है, और यहाँ पर इसने लड़की को जो है बहलाया फुसलाया है या उसको धोखा देकर ये सब जो काम है उसके साथ किया है। इसमें एक और बात है कि मेयर सबमिशन जो है वो भी कंसेंट नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा कुछ करने को और आपने देखी सिचुएशन और आपने उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं करता हूँ, ठीक है, मैंने आपको उस सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी और आपने उसको ऐसे ही ठीक है भाई मैं कर लेता हूँ, तो वो जो सबमिशन है, या आप मेरे एम्प्लॉई हैं और मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने आपको कहा कि आप करिए और आपने किया, तो उस केस में भी कहा कि वो रियल सेंस में कंसेंट नहीं होगी, यानी कि वहाँ कंसेंट आपकी फ्री नहीं मानी जाएगी। कंसेंट आपकी फ्री यहाँ पर उस लिहाज में मानी जाएगी कि आपने सारे उसके जो डिटेल जो है वो जाने, मैंने बताए, और मैंने कुछ छुपाया नहीं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मैंने कोई मिस स्टेटमेंट नहीं की। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आप उस कार्य को करने के लिए चल पड़े। इन दैट केस, उस सिचुएशन में या उस एक परिस्थिति में ये माना जाएगा कि आपने अपनी कंसेंट दी है और मेरी लायबिलिटी वहाँ पर कोई नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, एक्ट मस्ट बी लॉफुल,
कि जो एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि जो मैं आपको करने को कह रहा हूँ और जो आप कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ का डिफेंस में ले रहा हूँ कोर्ट में जो कि मैंने आपको करने को कही है पर वो लॉफुल नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मेरा डिफेंस ऑटोमेटिकली बिखर जाएगा। मैं चाहे ये कहता रहा हूँ कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है जी, इसने खुद किया है, पर कोर्ट कहेगा कि आपने जो उसको करने को कहा है वो लॉफुल या वो लीगली सही नहीं है, इसलिए आपका कोई डिफेंस यहाँ पर अराइज ही नहीं होता है। और साथ ही यहाँ पर जो एक्ट को करने का तरीका है वो भी अगर इल्लीगल है तो भी जो क्या होगा, वो डिफेंस काउंट नहीं होगा, यानी कि फिर वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का जो डिफेंस है वो मुझे नहीं मिलेगा। यानी कि दो चीज़ें, एक तो जो मैं एक्ट करने को कह रहा हूँ आपको वही इल्लीगल है, दूसरी सिचुएशन एक ऐसी हो सकती है जहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ जो करने को वो तो लीगल है परंतु उसको करने का जो तरीका है वो इल्लीगल है या गलत है, तो उस सिचुएशन में वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा। पॉइंट नंबर 3 है मेयर नॉलेज इज नॉट ए कंसेंट, यानी कि अगर मुझे किसी चीज़ का नॉलेज है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी कंसेंट दे दी है। इसमें हमारे पास स्मिथ वर्सेस बेकर का केस लो है जिससे कि हम इस पॉइंट को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें जो प्लेंटिफ होता है उसकी अपॉइंटमेंट जो है एज ए वर्कमैन की जाती है डिफेंडेंट की तरफ से रॉक कटिंग के लिए या चट्टानों को काटने के लिए, और जहां पर प्लेंटिफ ये बैठ के काम कर रहा होता है उसके ऊपर से क्रेन जो है वो पत्थर लेके गुजरती है, जिसके बारे में प्लेंटिफ एज वेल एज डिफेंडेंट दोनों को पता है कि जो क्रेन जा रही है उस प्लेंटिफ के ऊपर से पत्थर को लेके उसकी वजह से कोई हादसा हो सकता है। इसके बावजूद भी प्लेंटिफ जो है वो उस काम करने के लिए हामी भर देता है, और एक दिन क्या होता है, एक दूसरे एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस की वजह से क्रेन से पत्थर जो गिर के है वो प्लेंटिफ को इंजर्ड कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ सूट फाइल कर देता है कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंडेंट के खिलाफ कि भाई मुझे इंजरी हुई है, जिसमें कि डिफेंडेंट कोर्ट में ये प्लीड करता है कि भाई इसने तो कंसेंट दी थी उस काम को करने के लिए, पर कोर्ट जो था वो डिफेंडेंट की इस बात को नकार देता है और डिफेंडेंट को कहता है कि भाई आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। साथ में कोर्ट ये कहता है कि मेयर नॉलेज इज नॉट अमाउंट टू कंसेंट, कि भाई उसको पता है कि ऐसा हो सकता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कंसेंट जो है आपको दे दी है। फर्दर कोर्ट कहता है कि जिसमें एम्प्लॉय है वो डिफेंडेंट का है और उसने गलती की है, और जो डिफेंडेंट है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी आदमी एम्प्लॉय कर रहा है उसको पूरा रिस्क के बारे में समझाए और उसको प्रोटेक्ट भी करे। और चाहे जो इस केस में प्लेंटिफ था उसको पता था कि ऐसा हो सकता है, फिर भी वो इनएविटेबल नहीं था, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो गिरे, पर ये जब हुआ तो उसमें नेग्लिजेंस डिफेंडेंट के एम्प्लॉय की थी और इस चीज़ के लिए उसने कंसेंट नहीं दी थी अपनी कि आपका एम्प्लॉय जो है वो नेग्लिजेंस करे और उसकी वजह से मैं इंजर हूँ, तो अगर उसकी वजह से मैं इंजर होता हूँ तो आपको फिर डैमेजेस मुझे देने पड़ेंगे। और अगर एम्प्लॉय करते वक्त आप प्लेंटिफ को एक डेंजरस वर्क और एक नॉन डेंजरस वर्क में चुनाव करने के लिए कहते तो डेफिनेटली वो नॉन डेंजरस वर्क को ही चुनाव करता। तो यहाँ पर देखा आपने कि भाई आपको नॉलेज है इस बात का कि रिस्क है, फिर भी आप काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी कंसेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास वो वाटर का एक केस लो। यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसको कार्ट ड्राइवर के रूप में अपॉइंट किया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा, जिसमें कि बाद में जो डिफेंडेंट होता है उसका एक फोरमैन उसको जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको चलाने के लिए कहता है प्लेंटिफ को, और यहाँ पर जो घोड़ा होता है उसमें लगा उनको पता है कि ये बोल्ट या उछल सकता है या किसी तरह की कोई गड़बड़ कर सकता है। प्लेंटिफ जो है इस पे ऑब्जेक्शन भी करता है पर उसकी ऑब्जेक्शन को दरकिनार कर दिया जाता है, और जब वो घोड़े को बाहर निकालता है उसको यूज़ करने के लिए तो घोड़ा जो है वो उछल कूद करता है और जिसकी वजह से प्लेंटिफ जो है इंजर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैटर जो है वो प्लेंटिफ कोर्ट में लेके जाता है डैमेजेस क्लेम करने के लिए, तो कोर्ट कहता है कि यहाँ पर जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का जो एक डिफेंस है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने इनकार किया है, उसको पता है कि घोड़ा जो है थोड़ी उछल कूद कर सकता है, इसको मैं बाहर नहीं लेके जाऊँगा, इसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है, जो कि हुआ और उसने उस काम को किया वो दबाव में आके किया। तो यहाँ पर अगेन हम कह सकते हैं कि जो रिस्क है नॉलेज का वो ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए पूरी कंसेंट भी आपको मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं थी। और साथ ही कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि मास्टर सर्वेंट के रिलेशन में कंसेंट जैसी चीज़ों को बड़े गौर से देखा जाना चाहिए। इसके बाद है डैन वर्सेस हैमिल्टन का एक केस लो, और इसमें एक लेडी जो कि एक ऐसे ड्राइवर से लिफ्ट लेती है जिसने कि शराब पी होती है और लेडीज़ को भी ये पता होता है, और लिफ्ट लेने के बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और लेडीज़ उसमें जख्मी हो जाती है। बाद में मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट यहाँ पर कहता है कि भाई यहाँ पर जो लेडीज़ है उसको कंपनसेशन या डैमेजेस मिलने चाहिए, क्योंकि जो लेडी थी वो कार में ड्राइव कर रही थी, उसको पता था कि इसने शराब पी हुई है और इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो नेग्लिजेंस जो ड्राइवर ने की है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है उसकी कंसेंट उसने दी है, उस बात की कंसेंट उसने नहीं दी है। हालांकि एक बात सोचने वाली है इस केस लॉ में कि अगर लेडी को पता है कि उसने शराब पी हुई है और शराब पी के वो गाड़ी चला रहा है तो उसके नेग्लिजेंस करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो बिना शराब पिए गाड़ी चलाएगा और दूसरा आदमी जो शराब पी के गाड़ी चला रहा है, उन दोनों में नेग्लिजेंस करने का चांसेस उस आदमी का ज़्यादा है जो कि शराब पी के गाड़ी चलाएगा।
नेक्स्ट है स्लेटर वर्सेस क्ले क्रॉस का एक केस। यहाँ पर फ्रेंड जो प्लेंटिफ है वो इंजर्ड हो जाती है जब वो एक नैरो टनल को क्रॉस कर रही होती है, और जो इंजरी होती है वो सामने से आने वाली ट्रेन की बदौलत होती है, और ये ट्रेन जो है वो डिफेंडेंट का सर्वेंट चला रहा होता है। डिफेंडेंट ने उसको इस तरह की हिदायतें दी होती हैं। अब यहाँ पर जो एक्सीडेंट होता है वो डिफेंडेंट का जो सर्वेंट है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा डिफेंडेंट जो था उसको लायबल ठहराया गया, जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्लेंटिफ है ठीक है, उसने एक बड़ा ऑकवर्ड सा वे या एक बड़ी रिस्की जो वे था वो चुना, पर इसके साथ जो डिफेंडेंट है उसका जो सर्वेंट है उसकी भी नेग्लिजेंस की वजह से ये हादसा हुआ है। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसकी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस तो हम कह सकते हैं कुछ हद तक है, पर जो उसका एक्शन है उसको हम डिफाई या उसको डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए उसको डैमेजेस यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही उसने जो रिस्क लिया वो रिस्क था उसका अपना कि वो क्रॉसिंग के रिलेटिंग रिस्क ले रही है, पर वहाँ पर उसने जो डिफेंडेंट है उसके सर्वेंट की नेग्लिजेंस के लिए कोई रिस्क नहीं लिया था। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो उस केस में जो मैक्सिम है आपकी वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इसमें हमारे पास इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री का एक केस लॉ है। यहाँ पर प्लेंटिफ और उसका ब्रदर जो है वो बिना ऑथराइजेशन के और बिना प्रिकॉशन के एक ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों जो होते हैं वो डिफेंडेंट के द्वारा अपनी क्वारी जो होती है उसमें एम्प्लॉय किए गए होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फिर ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में प्लेंटिफ जो है इंजर हो जाता है और वो अपने ब्रदर के खिलाफ ही सूट फाइल कर देता है, जिसमें कि कहता है कि भाई जो एम्प्लॉयर है ये इसका एम्प्लॉय है और जो इसने किया है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया है, इसलिए लाइबिलिटी जो इसके एम्प्लॉयर की बनती है कि मुझे इंजरी पर डैमेजेस दिए जाएं। पर इसमें कहा जाता है कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं है, प्लेंटिफ ने जो किया है वो नोइंगली जानबूझ के किया है, अपना खुद के रिस्क पे किया है, यानी कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की जो मैक्सिम यहाँ पर अप्लाई होती है। दूसरी तरफ जो डिफेंडेंट था उसने ये नहीं कहा था कि आप बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के या बिना प्रिकॉशन के इस तरह की जो रिस्क है उनको लो। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सेप्शंस टू दिस मैक्सिम, यानी इस मैक्सिम को लेकर वो सिचुएशन जहाँ पर अपवाद है और यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। इसमें सबसे पहले है रेस्क्यू केसेस, यानी कि वो केसेस जहाँ पर किसको रेस्क्यू किया जाता है या किसी को बचाया जाता है, उन सिचुएशन में इस मैक्सिम को अप्लाई नहीं किया जाता है। इसमें जो हमारे पास एक केस लॉ है हेन्स वर्सेस हार्वुड का। इसमें दोस्तों जो डिफेंडेंट होता है उसका सर्वेंट जो है एक हॉर्स बैंड को एक क्राउडेड स्ट्रीट पे छोड़ देता है अनअटेंडेड, यानी उसके नज़दीक कोई भी नहीं है उसको पकड़ने वाला या कंट्रोल करने वाला। इतने में क्या होता है कि कुछ शरारती बच्चे आते हैं, घोड़े पर पत्थर फेंकते हैं, जिसकी वजह से कि घोड़ा जो है वो बोल्टेड हो जाता है, यानी कि वो उछलता कूदता है और वो दौड़ना शुरू कर देता है। स्ट्रीट जो होती है वो क्राउडेड होती है, जिससे कि दूसरे लोगों को खतरा उत्पन्न हो जाता है। प्लेंटिफ जो कि एक पुलिस कांस्टेबल होता है वो इस सब कुछ को देखता है और वो घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। जब वो ऐसा करता है तो उसको जो इंजरी होती है, जिसमें कि बाद में वो एक एक्शन लेता है डिफेंडेंट के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में और डैमेजेस की मांग करता है। और डिफेंडेंट जो है उसमें कहता है कि भाई ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया है, क्योंकि जो पर्सन है, जो कांस्टेबल है, उसने खुद घोड़ों को जाकर रोकने का एक डिसीजन लिया है, पर कोर्ट ने उनके इस डिफेंस को इनकार कर दिया और कहा कि रेस्क्यू केसेस में इस वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का एप्लीकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट केस लॉ है बेकर वर्सेस टी.ई. हॉपकिंस। इस केस लॉ के अंदर एक कुएं के अंदर दो वर्कमैन काम कर रहे होते हैं और उनको एम्प्लॉय करने वाले की गलती से उसमें कुछ पॉइजनस गैस जो है रिसाव होती है और उनकी जान जो है वो खतरे में आ जाती है। इतने में जो एक डॉक्टर होता है वो उनको बचाने की कोशिश करता है कुएं में कूदकर। हालांकि डॉक्टर को रोका जाता है कि वो ऐसा ना करे, पर डॉक्टर जाता है और जिसकी वजह से उस पर जो उस गैस का इफेक्ट होता है, बाहर जब वो आता है तो उसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। इसमें डॉक्टर जो होता है उसकी विडो होती है, वो एक्शन लेती है कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर डैमेजेस के लिए, और जहाँ पर डिफेंडेंट जो होता है यानी कि जो वर्कमैन जो होता है उनके जो एम्प्लॉयर होता है उसको कहते हैं कि भाई इससे हम डैमेजेस रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर भी वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का डिफेंस लिया जाता है, बट अगेन कोर्ट जो है वो इनकार कर देता है और कहता है कि भाई ये रेस्क्यू केसेस हैं और यहाँ पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का जो डिफेंस है वो काम नहीं करेगा। और साथ ही साथ जो डॉक्टर था नीचे कूदा था, अगर वो नीचे कूदा है तो वो इसलिए कूदा है क्योंकि जो एम्प्लॉयर था उसकी गलती की वजह से जो वर्कमैन नीचे काम कर रहे थे उनकी जान जो थी वो खतरे में थी। इसी के साथ दोस्तों जो सेकंड है एक्सेप्शंस, वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म 1977 का एक एक्ट है जो कि इंग्लैंड में है। अब क्योंकि उसकी एक परसुएसिव वैल्यू होती है इसलिए उसको हमारी बुक्स में कोट किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि अगर आपके नेग्लिजेंस से किसी की डेथ हो जाती है या किसी को कोई इंजरी हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप उस लाइबिलिटी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी नोटिस से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यानी कि आपने नेग्लिजेंस की, किसी को नुकसान हुआ, इंजरी हुई या उसकी डेथ हो गई और आप ये कहें कि भाई मैंने इसको नोटिस दिया था या मैंने इसको इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई अगर मैं नेग्लिजेंट हो जाता हूँ तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, तो मैंने तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट या नोटिस देके इसको समझा दिया था। तो इस तरह से आप अपनी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, जिसको कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस जनरली कर चुके हैं। सेकंड इसमें कहा गया कि अगर कोई और लॉस होता है यानी कि इंजरी या डेथ के अलावा,
तो उसमें भी क्या होगा, लाइबिलिटी एक्सक्लूड नहीं होगी, पर उसमें ये कंडीशन रख दी गई कि अगर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या नोटिस जो भी है, अगर वो जो रीजनेबल है, अगर वो और रीजनेबल का टेस्ट जो है उसको सेटिस्फाई करते हैं तो फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है। थर्ड और लास्ट इसमें कहा गया है कि अगर जो प्लेंटिफ है यानी कि जिसको नुकसान हुआ है उसने एग्रीमेंट भी किया है और वो अवेयर भी है, तो उस सिचुएशन में भी ये देखना जरूरी होगा क्या वो फुली अवेयर था, यानी कि क्या वो प्रॉपरली उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा था, क्या वो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है, जो भी उसने एक्ट किया जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो एज ए प्लेंटिफ कोर्ट में किया और उसने आपके खिलाफ एक्शन लिया, क्या उस नुकसान को वो समझ रहा था भली भांति कि भाई इसका जो प्रोज हैं, इसके कॉन्स हैं, क्या होंगे, मुझे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इतना सब कुछ जानने के बाद क्या उसने कोई एफर्ट किया या उसने वो एक्ट किया। अगर वो वैसा किया है तब तो डेफिनेटली वो उसका एक वॉलंटरी नॉन फिट माना जाएगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो फिर वो नहीं माना जाएगा, यानी कि यहाँ भी उसके बचाव का एक रास्ता रखा गया था इस एक्ट के अंडर। नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास डिस्कस करने के लिए दोस्तों, एक्ट ऑफ गॉड या जिसे बिस मेजर भी कहा जाता है। साधारण तरीके से कहा जाए कि भाई जैसे फ्लड आया है ना, फ्लड आया, इतना ज़्यादा आया कि इससे पहले ये पिछले 10, 20, 30, 40 सालों में नहीं आया था, ठीक है ना, जब 100 साल में नहीं आया था इतना। प्राकृतिक घटनाएं और भी हो सकती हैं, जैसे कि भूकंप हो सकता है, सूखा हो सकता है, या इस तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, जो कि सोच भी नहीं सकता आदमी, इतनी ज़्यादा हो जाती है। फ्रेडरिक पोलक जो थे उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड को या इस बिस मेजर को इस तरह से डिफाइन किया कि एक्ट ऑफ गॉड इज़ एन ऑपरेशन ऑफ द नेचुरल फोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक ताकतें जो है वो इसमें होती हैं, तूफान, बाढ़, जो भी ले लीजिए आप, सो अनएक्सपेक्टेड दैट नो ह्यूमन फोर्स और स्किल कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एंटिसिपेट इट, कि भाई ये इतनी अप्रत्याशित होती है जिसको कि हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, ये उस हद तक जा सकती है, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई ह्यूमन फोर्स या ह्यूमन स्किल जो है इसको भांप भी नहीं सकता है और उसको रोक भी नहीं सकता है। इसके अलावा हाल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड में भी इसको डिफाइन किया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, और साथ ही इस एक्सेप्शन को इनएविटेबल एक्सीडेंट के साथ भी जोड़ा जाता है, जो कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो कहा जाता है कि ये उससे भी मिलता जुलता है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी भी तरह की कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती है, जो भी होता है वो नेचुरल फोर्सेस के द्वारा ही किया जाता है, जिसको कि हम इसमें केस लॉ जो है उसको पढ़कर हम समझ सकते हैं। तो पहला जो केस लॉ है इसमें वो है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। इस केस लॉ में दोस्तों जो डिफेंडेंट होता है उसकी ज़मीन पर एक आर्टिफिशियल लेक बन जाती है, और इस आर्टिफिशियल लेक में जो पानी आ रहा होता है वो एक नेचुरल स्ट्रीम से हैवी रेन के कारण वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और ये जो झील होती है कुछ टाइम बाद टूट जाती है, जिसकी वजह से कि पानी जो है प्लेंटिफ की लैंड में जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर जो नुकसान है वहाँ पर कर देता है। प्लेंटिफ कोर्ट जाता है, पर कोर्ट उसको रिलीफ देने से इनकार कर देता है, और कोर्ट कहता है कि भाई ये एक्ट ऑफ द गॉड है, तो यहाँ पर जो हैवी रेनफॉल है उसकी वजह से ही ये सारा नुकसान जो है वो हुआ है। नेक्स्ट केस लॉ है कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद। इस केस लॉ में क्या होता है, भारी बारिश की वजह से जो डिफेंडेंट होता है उसकी एक दीवार जो है गिर जाती है, जिसकी वजह से कि जो प्लेंटिफ है उसके 2 बेटों की मृत्यु हो जाती है, और प्लेंटिफ जो है वो डैमेजेस के लिए कोर्ट जाता है। डिफेंडेंट जो होता है इसमें एक्ट ऑफ गॉड का जो डिफेंस लेता है, पर कोर्ट ये इनकार कर देता है उसको डिफेंस देने से कि भाई जब आप इस तरह के कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको ये अनुमान होना चाहिए कि इतनी तो हैवी रेनफॉल हो सकता है जिसकी वजह से ये गिर सकती है। तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, ज़्यादा है जितना कि हो सकता है, पर आपकी दीवार में कोई डिफॉल्ट होने की वजह से वो गिरी है, जिससे कि नुकसान जो प्लेंटिफ है उसके बच्चों का हुआ है, इसलिए आपको डैमेजेस जो है देने पड़ेंगे। और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि यहाँ पर आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस भी है, यानी कि जो दीवार बनाई है अगर उसमें कोई डिफॉल्ट है तो वो आपकी वजह से है, जो कि गिरने से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है। तो इसलिए जब हम बात करते हैं एक्ट ऑफ गॉड की तो वहाँ पर किसी भी तरह का जो ह्यूमन इंटरवेंशन है या ह्यूमन जो प्ले है वो नहीं होना चाहिए। इससे आगे है रामालिंगा नादर वर्सेस नारायण रेड्डियार। इस केस में क्या होता है कि एक भीड़ होती है जो उपद्रवी होते हैं, जो वायलेंट मॉब कह सकते हैं इसको हम, वो क्या करती है, वो प्लेंटिफ की गुड्स को डिफेंडेंट्स के ट्रक में से लूट लेती है। डिफेंडेंट जो है इसमें एक्ट ऑफ गॉड को डिफेंस लेता है, पर कोर्ट जो है वो कहता है ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन है। इन सब सिचुएशन और केस लॉ को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड जो है वो एक एक्सेप्शंस है। अगर इसकी वजह से किसी का नुकसान होता है तो उसमें वो लाइबिलिटी जो है आपकी जनरेट नहीं होगी और आपको डैमेजेस नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सेप्शन है वो है प्राइवेट डिफेंस, यानी अपने आप को डिफेंड करना, और उस वक्त कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी आपकी लाइबिलिटी जो है वो नहीं बनेगी और ना ही आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। और इसमें जो डिफेंस है वो पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब अपना डिफेंस यूज़ करते वक्त आप फोर्स यूज़ करें या किसी तरह का कोई मेजर्स यूज़ करें तो वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट द लॉ नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आपके घर के इर्द गिर्द 4 दीवारी है तो उस पर आप शीशी जो है वो लगा सकते हैं, तोड़ के शीशे को, उसमें छोटी छोटी शीशियाँ लगा सकते हैं ताकि किसी तरह का कोई ट्रेसपास करने की कोशिश ना करे।
और साथ ही आप अपने घर में एक डॉग रख सकते हैं, हाँ, फेयर्स डॉग जो काफ़ी एग्रेसिव हो वो भी रख सकते हैं, बट अगेन इट शुड बी यूज रीजनेबली। इसमें जो केस लॉ है हमारे पास वो है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। इसमें जो डिफेंडेंट होता है वो अपने गार्डन में एक गन, जिसको कि स्प्रिंग गन कहा जाता है, वो फिक्स करता है और इसको लेकर किसी तरह का कोई नोटिस वहां पर अपने गार्डन में नहीं लगाता है कि भाई यहाँ पर स्प्रिंग गन जो है वो इंस्टॉल की गई है। एक ट्रेसपासर जो होता है वो उसके गार्डन में एंटर करता है और वो उस स्प्रिंग गन की वजह से जो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ फायर हो जाती है उसकी वजह से घायल हो जाता है। और इसमें कोर्ट ये हेल्ड करता है कि जो प्लेंटिफ है उसको डैमेजेस मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स यूज की गई है वो जरूरत से ज्यादा यूज की गई है। पर अगर उस गार्डन में नोटिस फिक्स किया होता जिसमें कि ये लिखा होता कि भाई यहाँ पर स्प्रिंग गन जो है वो इंस्टॉल की गई है, तो फिर उस केस में जो ट्रेसपासर था उसको डैमेजेस नहीं मिलने थे, क्योंकि जो नोटिस है उसको देखकर डेफिनेटली किसी भी व्यक्ति को वहां से दूर रहना चाहिए। और फिर भी अगर वो नोटिस देखने के बावजूद भी उस गार्डन को एंटर करता है तो इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, ये वॉलंटरली कर रहा है। नेक्स्ट है कॉलिन वर्सेस रेनिसन। इस केस में जो प्लेंटिफ है वो एक पौड़ी या लैडर पे चढ़ के डिफेंडेंट के गार्डन की जो बॉल होती है, जो दीवार होती है, उसके साथ क्या करता है, बोर्ड लगाने की एक नेल के द्वारा कोशिश करता है। डिफेंडेंट जब ये देखता है तो वो पौड़ी से उसको नीचे गिरा देता है, पर इस पर जो प्लेंटिफ है वो उसके खिलाफ असॉल्ट का एक्शन लेता है। पर डिफेंडेंट कहता है कि भाई ये जो है वो मैंने बड़ा नॉर्मली किया, कोई इतने फोर्सफुल तरीके से नहीं किया, और ये भी मैंने इसलिए किया क्योंकि प्लेंटिफ को मैंने कहा कि पौड़ी से नीचे उतर जाओ तो उसने उतरने से इनकार कर दिया। पर इसमें कहा गया कि यूज ऑफ द फोर्स जो था इसमें वो लॉफुल नहीं था, इसलिए डिफेंडेंट जो है इसमें लायबल है, उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। और इसके बाद है क्रेसवेल वर्सेस सिरल। यहाँ पर जो डिफेंडेंट था वो प्लेंटिफ के डॉग्स को शूट करता है, क्योंकि जो प्लेंटिफ के डॉग्स थे वो डिफेंडेंट की शीप्स और पिग्स जो थे, सुअर जो थे, उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था या उनको चेज कर रहा था। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस केस में कुछ रूल्स बनाए जो कि कुछ इस तरह से थे, जिनके बारे में कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर बर्डन जो प्रूविंग होगा वो होगा डिफेंडेंट पर, कि एट द टाइम ऑफ शूटिंग, कि जब उसने शूटिंग की तो डॉग क्या कर रहे थे। नंबर 1 कि भाई डॉग जो थे उस टाइम शीप या पिग्स को अटैक कर रहे थे, या फिर अगर उनको ऐसा नहीं करने से रोका जाता तो वो अटैक कर देते। रूल नंबर 2 कि डिफेंडेंट जो था उसके पास कोई और जरिया नहीं था जिससे कि वो कुत्तों को रोक सकता, और डिफेंडेंट ने शूटिंग करते वक्त अपनी तरफ से बेस्ट केयरफुल एफर्ट जो थे वो किए। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है हमारे पास वो है मिस्टेक। अब इसमें क्या होता है, जनरली अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो वो किसी तरह का डिफेंस जो है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर नहीं होता है। यानी कि अगर आपने किसी की लैंड पर ट्रेसपास कर दिया और आप ये कहें कि भाई मैंने गलती से कर दिया, मुझे नहीं मालूम ये किसी और की लैंड है, ठीक है ना, मैं इसको अपनी ही समझ रहा था, तो इस तरह से एक्सक्यूज जनरली आपको नहीं मिलते हैं। पर इसकी एक्सेप्शन है, और अगर आपका केस इसकी एक्सेप्शन या बाद में फॉल करता है तो फिर आप उसका डिफेंस ले सकते हैं, जैसे कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन या डिसीट। ये जो ऑफेंस होते हैं इनमें आपको प्रूव करना पड़ता है कि भाई आपने जो किया वो गलती से किया। अगर वो प्रूव हो जाता है तो फिर आपको वहां पर डिफेंस जनरेट हो सकता है। इसमें जो केस लॉ है हमारे पास वो कंसोलिडेटेड कॉर्पोरेशन वर्सेस कर्टिस का है। इस केस में दोस्तों एक ऑक्शनियर होता है, या जो बोली लगाते हैं, उसको एक आदमी आता है और उसको गुड्स देता है कि भाई इनकी ऑक्शन कर दो। ऑक्शनियर जहाँ बोली लगाने वाला जो होता है वो गुड फेथ में उनकी बोली लगा देता है और उस व्यक्ति को दे देता है जो सबसे ऊपर बोली देता है। उससे जितना भी पैसा बनता है वो उस अपने कस्टमर को दे देता है। पर लेटर ऑन ये डिस्कवर होता है कि भाई वो गुड्स उस कस्टमर की थी नहीं, वो किसी और को बिलोंग करती थी, और उनका जो असल में मालिक होता है वो उस ऑक्शनियर या उस बोली लगाने वाले के खिलाफ टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन के अंडर एक्शन लेता है और डैमेजेस क्लेम करता है। तो इस पे जो डिफेंडेंट या ऑक्शनर था वो कहता है कि भाई मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो गुड फेथ में बोली लगाई, जिस पर कि कोर्ट कहता है जी नहीं, आपको जो है यहाँ पर डैमेजेस जो हैं वो उस पर्सन को जिसको कि वो गुड्स एक्चुअली बिलोंग करती थी उसको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसमें वो दुर्घटनाएं या एक्सीडेंट हो सकते हैं जो कि आपके लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं रुक सकते, चाहे आप जितना मर्जी केयर या प्रिकॉशन ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पे हमारे पास केस लॉ है डिस्कशन के लिए, स्टेनली वर्सेस पावेल। इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक शूटिंग पार्टी का हिस्सा होते हैं, यानी कि पुराने टाइम में जैसे शिकार खेलने जाते थे। इसमें डिफेंडेंट जो है वो फायर करता है एक पक्षी की तरफ उसे मारने के लिए, पर होता क्या है, वो फायर लगता है एक वृक्ष को, और जो गोली होती है वो उस वृक्ष से डाइवर्ट होके लग जाती है प्लेंटिफ को। तो प्लेंटिफ जो है सूट फाइल करता है। कोर्ट इसमें कहता है कि भाई ये जो घटना है वो इनएविटेबल एक्सीडेंट है, यानी कि ऐसा एक्सीडेंट जिससे नहीं बचा जा सकता। डिफेंडेंट जो था उसने अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन लेके ही शॉट लिया था, पर किसी वजह से ये हादसा हो गया, इसलिए उसकी लायबिलिटी इसमें नहीं बनती है।
नेक्स्ट केस लॉ है फर्डन वर्सेस हरकोर्ट। यहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वो अपनी कार को रोड के किनारे पे खड़े करके खुद शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। कार में उनको एक कुत्ता है जो कि जनरली क्वाइट नेचर का है, यानी कि शांत स्वभाव का है। पर क्या होता है, दूसरी तरफ से एक व्यक्ति आता है जिसने कि रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं। कुत्ता उसको देख के एक्साइटेड हो जाता है और जोर से जो शीशा होता है गाड़ी का उस पर प्रहार करता है, और जिसकी वजह से शीशा जो है कुछ टूट के जो व्यक्ति आ रहा होता है उसकी आंख में गिर जाता है। वो उनके खिलाफ एक्शन लेता है, कोर्ट जाता है तो कोर्ट कहता है कि भाई देखिए जनरली तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। जो कुत्ता था उनका वो भी शांत स्वभाव का था, पर जो कपड़े थे व्यक्ति के वो इस तरह से थे कि कुत्ता देख के उसको एक्साइटेड हो गया, और जो इसमें पति पत्नी थे उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी कोताही या कोई भी नेग्लिजेंस उनके पार्ट पे नहीं हुई थी। इससे आगे है श्रीधर तिवारी वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसमें क्या होता है कि यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की एक बस जा रही होती है और अचानक उसके सामने साइकिल आता है। बारिश हुई होती है जिसके कारण कि रास्ता जो होता है वो फिसलन से भरा होता है। बस का जो ड्राइवर है साइकिलिस्ट को बचाने के चक्कर में उसको दूसरी लेन में घुसाता है, जिसकी वजह से ऑपोजिट से आ रही जो बस होती है उसके साथ उसका कोलिजन या उसके साथ उसका टकराव हो जाता है। और जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये डिसाइड करता है कि भाई दोनों बस के ड्राइवर जो थे वो मॉडरेट स्पीड पे थे, फुल कंट्रोल में थे, लॉफुली हर चीज़ को अवॉइड कर रहे थे। जो दुर्घटना हुई है वो एक अचानक से हो गई है, यानी कि एक तो बारिश हुई थी, दूसरा उस साइकिलिस्ट की वजह से बचाने के चक्कर में वो ठुक गया। इसलिए जो यूपी रोड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस है उसकी कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट है पद्मावती वर्सेस दुग्गानिका। इसमें दो अजनबी व्यक्ति एक जीप में लिफ्ट देते हैं, और जब उस जीप का जो ड्राइवर है उस जीप को पेट्रोल पंप की तरफ ले जा रहा होता है पेट्रोल डलवाने के लिए, तब क्या होता है कि उसके एक्सल में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो एक्सीडेंट हो जाता है और जो दो अजनबी होते हैं उनको इंजरी हो जाती है, और इन दो में से एक की मौत भी हो जाती है, जिसके लिए कि कोर्ट में केस फाइल किया जाता है डैमेजेस के लिए। पर कोर्ट हेल्ड करता है कि भाई ये जो था एक शीट एक्सीडेंट था, यानी कि एक अचानक होने वाली घटना, और जीप जो थी वो फुली मेंटेन थी, यानी उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ टूट फूट या पुरानी ऐसी कुछ भी कोई एलिमेंट नहीं था। इसलिए जो हम किसी भी तरह के डैमेजेस हैं वो आपको नहीं दे सकते और मास्टर की लायबिलिटी इसमें नहीं ठहरा सकते। इसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसको कि वो जीप का ड्राइवर या उसका मालिक जो है देख के इस चीज़ को बचा लेते। इस तरह की चीज़ें जो है हो जाती हैं, आप उसको रोक नहीं सकते चाहे आप जितना भी प्रिकॉशन ले लें। इससे आगे है नाइट्रोग्लिसरीन केस। इस केस लॉ में एक फर्म होती है जिसका बिजनेस होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जैसे कि कुरियर आजकल करते हैं। उनके पास एक लकड़ी का बक्सा आता है जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। वो उसको देखते हैं पर उनको पता नहीं चलता है कि इस लकड़ी के बक्से के अंदर है क्या, ना ही उसके बाहर कुछ लिखा था कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल कंटेन किया गया है जो कि हानिकारक है या किस तरह का मटेरियल है, ऐसा कोई भी जानकारी नहीं होती है। इतने में क्या होता है कि उस बॉक्स में कुछ लीकेज होने लगती है किसी पदार्थ की, और वो उसको ले जाते हैं एग्जामिन करने के लिए अपने ऑफिस में, और जैसे ही वो उसको खोलते हैं तो उसमें ग्लिसरीन थी, और ग्लिसरीन जो है वो धमाका हो जाता है और ऑफिस जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसमें कि वो डैमेजेस की क्लेम करता है। जिस पर कोर्ट ये हेल्ड करता है कि भाई जो हैंडलर थे, यानी कि जो उसको लेकर आए थे और एग्जामिन कर रहे थे, उनको तो नहीं पता था कि इसमें क्या है, ठीक है। उन्होंने अपनी तरह से उसको जानने के लिए ही खोला था, और जब तक कि उनको ये पता ना चल जाता इसमें क्या है तब तक उनके केयरफुल या चौकन्ने होने का सवाल भी नहीं है। उन्होंने यानी कि हैंडलर जो थे उन्होंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी वो की, और जो भी किया वो लॉफुली था, अनलॉफुली कुछ भी नहीं था। इसलिए अपने लॉफुल एक्ट के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना वो गलत है, और यहाँ पर आपको किसी तरह के वो डैमेजेस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है अब हमारे पास एक्सेप्शन एक्ट ऑफ नेसेसिटी, यानी कि वो कंडीशन जहां पर कि आपको करना ही पड़ेगा, कुछ फौरी एक्शन या कोई ऐसा एक्ट करना पड़ेगा जिससे कि हो सकता है किसी को नुकसान हो, पर आप उसमें ये डिफेंस ले सकते हैं कि भाई ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी था, यानी कि ये जरूरी मुझे करना पड़ना था, अदरवाइज नुकसान इससे ज़्यादा हो सकता था, तो मैंने किसी और नुकसान को बचाने के लिए ये और नुकसान छोटा सा कर दिया, या ये हो गया तो मैंने बाकी नुकसान जो है उसको बचा लिया है। एग्जाम्पल इसमें आपको दूंगा, मान लीजिए किसी के घर में आग लगी है और आपने पानी फेंक कर उसको बुझाने की कोशिश की, पानी फेंकते वक्त कोई चीज़ गीली हो गई या उससे नुकसान हो गया, तो वो क्या होगा, वो आपका एक्ट ऑफ नेसेसिटी के अंडर आएगा और आपको वहाँ पर डिफेंस मिल सकता है। ठीक उसी तरह से कोई शिप है, समुद्री जहाज है जो कि डूब रहा है, और आपने उसको डूबने से बचाने के लिए उसका कार्गो या उसका जो भी सामान था वो नीचे पानी में फेंक दिया, जो कि डूब गया, बर्बाद हो गया, पर उसमें क्या हुआ, जहाज बच गया और जहाज में जितने भी आदमी थे उनकी जान बच गई। तो वो भी एक नेसेसिटी होती है, एक्ट ऑफ नेसेसिटी की, वहाँ करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि भाई ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी था जो मुझे करना पड़ा, अगर मैं नहीं करता तो इसकी वजह से शिप डूबता और पूरे के पूरे लोग भी मर जाते। पर इसमें भी कंडीशन है कि जब भी आप इस तरह का काम करें तो वो रीजनेबली हो, ठीक है, अननेसेसरी ना करें या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, यानी कि आप सेंसिबली इसको करें ताकि जो होने वाला नुकसान है उसको बचाया जा सके और जो आप कर रहे हैं उससे कम नुकसान हो।
नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो इसमें है हमारे पास स्टैट्यूटरी लॉ, जैसे कि कोई लेजिस्लेचर जो है उसने कोई कानून जो है वो पारित कर दिया। अब कानून बना दिया है तो वो होना ही होना है, चाहे उसकी वजह से किसी को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। उस सिचुएशन में आपको डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि रेलवे लाइन होती है जिसपे रेलवे चलती है ना, उसकी चाहे कंस्ट्रक्शन हो चाहे रेलवे की आवाजाही हो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये रेलवे लाइन चलती है इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, ये एक तरह से न्यूसेंस क्रिएट करती है तो आप मुझे इसके डैमेजेस दीजिए। नहीं, वहाँ पर वो डिफेंस होगा गवर्नमेंट के पास या रेलवे के पास कि भाई ये तो एक तरह से स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कानून बना है कि हाँ रेलवे लाइन बनेगी या बन चुकी है तो वो रेलवे चलेंगी इस पर, अगर बन रही है तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई आप इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं कर सकते मेरी लैंड पर इसमें भी ध्यान रखा जाए कि जब भी इस तरह का कोई जो लेजिस्लेचर का एक्ट हो या स्टैट्यूट हो जो कि आपको परमिशन देता हो इस तरह के काम करने की, तो वहाँ पर आपकी तरफ से किसी तरह की कोई कोताही या नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो है अगर वो लोगों के लिए है तो वो उस रेलवे के लिए या कोई और भी कोई चीज़ है उसके लिए उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी लॉ इज़ इक्वल फॉर बोथ पीपल एंड अथॉरिटी। यहाँ पर जो अथॉरिटी है अगर वो भी इसी तरह का पालन करती है तो फिर वो डिफेंस जो है वो ले सकती है, यानी कि उस पर किसी तरह का एक्शन आप नहीं ले सकते। इसमें केस लॉ है एक हमारे पास, हैमरस्मिथ रेलवे कॉरपोरेशन वर्सेस ब्रांड। यहाँ पर जो रेलवे कंपनी होती है वो ऑथोराइज्ड होती है लीगली कि वो एक पर्टिकुलर लाइन पर अपनी रेल जो है चला सकती है, पर इसकी वजह से क्या होता है कि एक व्यक्ति की लैंड जो उसके नज़दीक होती है और रेलवे की जो वाइब्रेशन है, नॉइस है, या स्पार्क्स होते हैं या धुआं होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी ज़मीन या जो लैंड होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है और वो सूट फाइल कर देता है जिसमें कि वो डैमेजेस की मांग करता है। पर जो कोर्ट जो है इस बात को इनकार कर देता है। कोर्ट कहता है कि जो भी ये किया जा रहा है वो लॉफुल अथॉरिटी के अंडर एक स्टैट्यूट बना के लेजिस्लेचर के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि ये सब कुछ लीगली है और इसलिए आपको किसी तरह का कोई डैमेजेस नहीं मिल सकता। एक और खासियत है इसकी कि ये जो अथॉरिटी है ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। जब ये अथॉरिटी एब्सोल्यूट होगी तो जो भी अथॉरिटी जो कर रही है ना आप उसको रोक नहीं सकते और ना ही आप उसके खिलाफ कोई डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। पर जब ये कंडीशनल होगी तब क्या होगा, तब जो अथॉरिटी है उसके लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उसके लिए भी एक कंडीशन होगी कि भाई आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है तभी आप ये काम कर सकते हो। यानी कि जो लॉ की बात की मैंने कि वो लोगों के लिए और अथॉरिटी के लिए दोनों के लिए इक्वल होगा, तभी वो जो चीज़ है वो कर सकती है अथॉरिटी। इसमें जो केस लॉ है हमारे पास वो मेट्रोपॉलिटन असाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल्स का है। इस केस लॉ में एक लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो स्मॉल पॉक्स के लिए हॉस्पिटल बना सकती है और ऐसा वो शुरू करती है। पर जिस एरिया में शुरू करती है वो एक रेजिडेंशियल एरिया होता है और वहाँ के लोग जो हैं वो अपने बारे में चिंतित हो जाते हैं कि भाई इसकी वजह से जो डिजीज़ है वो हम में भी फैल सकती है। कोर्ट जाते हैं, कोर्ट को अप्रोच करते हैं, कहते हैं इसको रुकवाया जाए। कोर्ट उसको रुकवा देता है ये कहकर कि भाई आप रेजिडेंशियल एरिया में, ध्यान रखिए रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह के हॉस्पिटल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद अटॉर्नी जनरल वर्सेस नॉटिंघम कॉर्पोरेशन का है। इस केस लॉ में एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो ये डिसीजन लेती है कि भाई स्मॉल पॉक्स के लिए एक वो हॉस्पिटल का निर्माण करेगी शहर के किसी निश्चित एरिया में। इस पर जो कुछ लोग विरोध करते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो डिजीज़ है वो लोकली और लोगों में भी फैल सकती है, तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको रुकवाया जाए। पर कोर्ट उनकी इस थ्योरी को, जैसे बिल को रिजेक्ट कर देता है। कोर्ट उनसे यह कहता है कि भाई ये जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है वो पूरे रूल रेगुलेशन और गाइडेंस को लेकर बनाया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई अवहेलना या उसको वायलेट नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं रोक सकते। नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास जुडिशियल्स एक्ट, जिसमें कि जजेज, मैजिस्ट्रेट या कोई और पर्सन जो कि जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है उसके लिए एक एक्सेप्शन है या उसके लिए एक बात है कि भाई जब भी आप ऑफिशियली इस तरह से अपनी ड्यूटी को करते हो और उसको करते वक्त अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ कोई टोर्ट कमिट कर रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली एक डिफेंस मिल जाएगा। और इस तरह का एक डिफेंस जो है वो आपको एज ए जज या मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल ऑफिसर में जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसमें आपको मिलेगा, चाहे आप चीज़ों को ईमानदारी से ना कर रहे हों या फिर मैलिस के साथ कर रहे हों, तब भी आपको ये प्रोटेक्शन मिलेगी। और इसके लिए हमारे पास एक एक्ट भी है जिसे कि जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास क्वाज़ी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, और इसमें तरह तरह के इंस्टीट्यूट जैसे कोई क्लब आ सकता है, यूनिवर्सिटी आ सकती है या और कोई किसी तरह की मेडिकल एसोसिएशन या और कोई एसोसिएशन जो है वो आ सकती हैं। और ये जो अथॉरिटी होती है इनके पास कुछ पावर्स होती हैं अपनी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, और ये सब जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा ही इनको दी जाती है। और इसमें हमारे पास केस लॉ है बॉल वर्सेस रॉयल वेस्टर्न इंडिया क्लब के नाम से। इस केस लॉ के अंडर एक क्लब का मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर के खिलाफ लिखित में कुछ लांछन लगाता है या कोई आक्षेप या किसी तरह का कोई
बुरी बात उसके बारे में कहता है लिखित में, जिस पे कि क्लब उसको कहता है कि भाई आप रिजाइन करो, आप इस तरह के काम जो है वो गलत कर रहे हो। और जो आदमी होता है जिसने ऐसा किया होता है यानी कि प्लेंटिफ, वो ऐसा करने से इनकार कर देता है, पर बाद में उसको निकाल दिया जाता है और वो कोर्ट मूव कर जाता है। कोर्ट कहता है कि भाई आपको जो निकाला गया है वो सही है, क्योंकि आपने कुछ नियम कायदे कानून जो है वो क्लब के तोड़े हों, और इस तरह से जो एक्सपेल किया गया है आपको, वो अगर बाकी कंडीशन जैसे कि नेचुरल जस्टिस है, आपको सुना गया है, आपको नोटिस दिया गया है, उन सब चीज़ों को फॉलो किया गया है, तो क्लब जो है उसके पास ये अधिकार है कि वो आपको किसी भी आपके रॉन्गफुल बिहेवियर के लिए बाहर कर सकता है। इंच वर्सेस वाइली, इस केस लॉ के अंडर एक क्लब जो है वो अपने मेंबर्स को इसलिए अपनी क्लब की मेंबरशिप से निकाल देता है क्योंकि उसने दूसरे मेंबर्स के खिलाफ अब्यूजिव या गलत भाषा का उपयोग किया था, पर उस व्यक्ति को ना तो कोई नोटिस दिया गया इस चीज़ के लिए, ना ही उसको सुना गया कि भाई मेरा क्या पक्ष है, वो भी नहीं रखा गया। तो इस बात को लेकर कोर्ट ने कहा कि भाई जो क्लब है उसने रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया गया है, इसलिए जो मेंबर को निकाला गया है वो गलत है, और इसके साथ ही उसकी जो मेंबरशिप है वो अभी भी बनी हुई है, यानी कि उसको रिस्टोर कर दिया गया। एक्सेप्शन नंबर 10 है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये जो पावर है ये स्टेट के पास है या उसके ऑफिशियल के पास है, और इनके पास इस तरह के राइट्स होते हैं कि ये जो आपके प्राइवेट राइट हैं उन पर किसी खास सिचुएशन में इन्वेड कर सकते हैं, यानी कि हस्तक्षेप उनमें ये कर सकते हैं, और इनके पास इस तरह का राइट होता है। जैसे कि आप सीबीआई को ले लीजिए, ईडी को ले लीजिए, या कई और एजेंसियां जो होती हैं वो ऐसा कर सकती हैं, तो वहाँ पर उनके पास ये एज एन एक्सेप्शन रहता है, और आप उनके खिलाफ किसी तरह का टोर्ट के अंडर कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन है पेरेंटल एंड क्वाज़ी पेरेंटल अथॉरिटी। ये जो एक्सेप्शन है ये फेवर करती है पेरेंट्स को या गार्डियन को। पेरेंट जैसे बच्चों को झिड़कते हैं या कहीं जाने से रोक सकते हैं, या उनकी एक अथॉरिटी होती है बच्चों पर, ठीक उसी तरह से कोई पेरेंट नहीं है बच्चों का, अगर वो गार्डियन हो तो उसके पास भी एक अथॉरिटी होती है कि बच्चों पर कंट्रोल करे, और कंट्रोल करने के लिए उसको थोड़ा वो झिड़क सकता है, कभी बार उसको कुछ ऐसे पनिशमेंट भी दे सकता है। तो उन सब सिचुएशन में भी ये कवर करेगी एज एन एक्सेप्शन। इसमें केस लॉ है हमारे पास लक्ष्मीकांत श्रीपद वर्सेस घेरा। इस केस लॉ में ये डिसाइड किया गया कि जो प्रिंसिपल है स्कूल का, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो स्कूल के स्टूडेंट को अगर जरूरत पड़े तो उससे एक्सपेल या उससे निकाल सकता है। नेक्स्ट केस लॉ है रेक्स वर्सेस न्यूपो। इस केस में क्या होता है कि एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को पनिशमेंट या सजा देता है छड़ी से, क्योंकि वो स्कूल का जो प्रीमिसेस था या उसका जो दायरा था, बाउंड्री थी, उससे बाहर कहीं उसके नज़दीक ही सिगरेट पी रहा था। और जहाँ तक बात करें रूल्स की, तो उसमें ये कहा गया था कि भाई आप जो हैं वो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर कहीं भी स्मोकिंग नहीं कर सकते, और कोर्ट ने इसमें ये डिसाइड किया कि भाई जो सज़ा दी गई है वो जायज़ है, वो ठीक है, वो उचित है, क्योंकि माँ बाप जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो इस चीज़ के लिए भी राज़ी होते हैं कि अगर वो स्कूल के कायदे कानूनों को तोड़ते हैं तो उनको सज़ा या किसी तरह की कोई पनिशमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है दोस्तों एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट। ये जो एक्सेप्शन है वो ये कहते हैं कि भाई डे टू डे लाइफ जो है हमारी, उसमें हम बहुत से अधिकार जो हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, और जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो हो सकता है उसकी वजह से किसी को थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस होती हो, तो उस सिचुएशन में वो भी आपको एक जनरल डिफेंस की तरह दिया जाता है। जैसे कि मैं अगर अपनी ज़मीन पे कोई कुआं खोद रहा हूँ, उसकी वजह से किसी दूसरे का पानी कम हो जाता है, मैं ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो वो वहाँ पर किसी तरह का कोई डैमेजेस मेरे खिलाफ नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अपनी ज़मीन पर कुआं खोद कर उस पानी को यूज़ करने का राइट जो है वो मेरा है। वो जो है एक कॉमन राइट है ना, सभी यूज़ करते हैं, अपने अपनी ज़मीन का जैसे चाहे सदुपयोग कर सकते हैं, अनलेस अनटिल कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि इलीगल हो या गलत हो। अगर वो नहीं होता है तो आपके पास डिफेंस होता है, और दूसरा कोई आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता या कोई डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से बिजनेस वर्ल्ड में होता है कि भाई मुझे अपनी सेल बढ़ाने के लिए कोई तरीके लीगली अपनाने पड़े तो मैं अपना सकता हूँ, दूसरा को इसमें ये नहीं कह सकता कि भाई इसके ऐसा करने से मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं ऐसे डैमेजेस क्लेम करूँगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे कि दोनों केसेस में मैं कहता रहा हूँ, कि आप किसी तरह से कोई रूल्स रेगुलेशन को वायलेट ना करें। और लास्ट में है फ्रेंड एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, या वो एक्ट जो कि छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं आपके साथ डे टू डे लाइफ में होती हैं, जो कि आपको बेयर भी करनी चाहिए। जैसे कि कोई गाड़ी चलती है, धूल उड़ती है तो उससे वजह से आपको इनकन्वीनियंस होती है, या पानी में चलती है तो पानी के छींटे पड़ते हैं, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। यानी कुल मिलाकर हम कहें तो भाई छोटी मोटी चीज़ें जो है उनको बेयर करना ही पड़ता है, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आपके द्वारा भी ऐसा किया जाएगा, इसलिए दूसरा कोई करेगा तो वो उसको भी करना पड़ता है। इसकी जो एग्जाम्पल आपको IPC इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 95 में भी देखने को मिल जाएगी। पर यहाँ पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आप करते हैं दूसरे के साथ, तो दूसरे का जो राइट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर उसका राइट वायलेट होता है तो फिर क्या होगा, फिर वो आपके खिलाफ एक्शन लेगा और कोर्ट को उसको सुनना भी पड़ेगा, और कुछ डैमेजेस चाहे वो नॉमिनल हो वो भी उसको देने पड़ेंगे।
क्यों? क्योंकि जो राइट अगर वायलेट होता है किसी का तो वहाँ पर फिर कोर्ट उसको सुनने से इनकार नहीं करता है। डिफेंस उस सिचुएशन में काम करेगा जहाँ पर कि ऐसा कुछ होता है, चाहे वो आपके द्वारा हो, पर उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, तब आपको कंप्लीट डिफेंस जो है वो मिलेगा। धन्यवाद।